नमस्कार जी, फाइल्स बिग डिबेट में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड की बात करेंगे, देवभूमि की। देवभूमि में जो आज जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, उसको देख करके लगता है कि वहां पर वोटरों की मौज आने वाली है। भोपाल के मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां हैं, असम के मुख्यमंत्री वहां हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां हैं, और आपने तो जो आज मैनिफेस्टो का पिटारा खोला है, उससे तो लगता है कि 73,000 करोड़ में डूबी हुई अर्थव्यवस्था में वहां के निवासियों की मौज आने वाली है। 1 लाख नौकरियों का वायदा किया है। कहां से आएंगी ये किसी को नहीं पता है। दिल्ली मॉडल यानी कि क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम जो केजरीवाल का जो झूठा मॉडल है उसकी बिक्री को देख रहे हैं, किस तरह पंजाब और उत्तराखंड में वो मॉडल बेचा जा रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि गढ़वाल के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, माफ कीजिएगा, होने वाला क्या है। हमारे बीच में मेहमान है, प्रिया सहगल हैं, हमारे बीच में सुनील नेगी साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज इन्हीं दोनों से चर्चा करेंगे। बाकी मेहमानों का प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रोग्राम लेट हो गया है, इसके लिए माफी चाहते हैं। हम सुनील, आप मेरे को बताएं कि आज जो घमासान मचा हुआ है उत्तराखंड में और जो हालत है उत्तराखंड की, आपने कहा है कि हम राजधानी वहां गैरसैंण में ले जाएंगे और बाकी जगह ले जाएंगे, ये क्या होने वाला है आज? दरअसल तो नमस्कार, सबसे पहले प्रिया जी नमस्कार, भाई साहब नमस्कार। जी 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 सिंह जी नमस्कार। दरअसल सर बात ये है, जो सबसे चिंता की बात ये है, जो लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, वो ये है कि क्या वजह है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री जी को 5-5 रैलियां करनी पड़ रही है। आपने देखा होगा कि छोटे से प्रदेश जो मुश्किल से 5 सीटें लाता है पार्लियामेंट में, और एक तरफ उत्तर प्रदेश है, एक तरफ पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में कंसंट्रेशन बहुत है। और कंसंट्रेशन इस कदर है कि तमाम सेंट्रल मिनिस्टर, पहले तो प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक मीटिंग हुई परेड ग्राउंड में, फिर हुई हल्द्वानी में, उसके बाद हुई कल श्रीनगर में, उसके बाद रुद्रपुर में, उसके बाद अल्मोड़ा में होने जा रही है। अमित शाह यहाँ आ गए, राजनाथ सिंह भी आज रैली एड्रेस कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है जेपी नड्डा की वहां मीटिंगें हुई है, नितिन गडकरी वहां आए, मुख्यमंत्री के आए हैं। तो ये सब चीजें इस बात की तरफ तो इंगित करती ही है, इशारा करती ही है कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का जबरदस्त जोर है। नहीं तो आम जनता ये पूछना चाह रही है, खास तौर से जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर एक तरफ कांग्रेस की सिर्फ 2 रैलियां यहाँ हुई है, एक प्रियंका गांधी की हुई है वो भी देहरादून में, एक हुई है राहुल गांधी की वो भी देहरादून में, और प्रियंका गांधी ने वहीं से वर्चुअल मीटिंग की है। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के स्टेटस के हिसाब से, प्रधानमंत्री के वर्चस्व के हिसाब से, केंद्र के तमाम मंत्रियों के हिसाब से, इन दोनों का उपस्थित होना, वहां से मीटिंग एड्रेस करना, इतने ज्यादा पॉलिटिकल रेलेवेंस पैदा नहीं करते हैं जितना कि प्रधानमंत्री की रैलियां करती हैं। तो इसमें ये देखा जा रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्टों का ये मानना है कि आज जो स्थिति है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत बड़े पैमाने पर, भयंकर पैमाने पर नाराजगी है रूलिंग पार्टी की तरफ। जो इन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदले हैं 5 साल के छोटे से कार्यकाल में, और जो तमाम सवालों पर, जनता के सवालों पर, जो इनकी परफॉर्मेंस, जो इनकी गवर्नेंस जो है, उस पर सवालिया निशान लगे हैं, उसको देखते हुए आज भी इतने बड़े पैमाने पर तामझाम इकट्ठा करने के बावजूद भी, इस इतने बड़े पैमाने पर घोषणाएं करने के बाद भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 38,000 करोड़ की घोषणाएं की हैं। ऑल वेदर रोड्स पर 12,500-13,000 करोड़ के ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिनमें बहुत तेजी से काम चल रहा है। उसके अलावा ट्रेन का सिलसिला, जो अंडरग्राउंड टनल्स लगभग तैयार हो गई हैं और करंट पे आकर रेल जा रही है। तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, उसके अलावा तमाम तरह के वायदे, मुख्यमंत्री जी ने, जो धामी साहब हैं, उन्होंने 500 से ज्यादा घोषणाएं अभी कर दी हैं चुनाव के बाद। उनका अपना ही कार्यकाल 5-7 महीने का, और उसी छोटे से कार्यकाल में उन्होंने लगभग 500 घोषणाएं आनन फानन। इन सब चीजों से एक बात बड़ा स्पष्ट है कि इन सब चीजों के करने के बाद भी अगर माननीय प्रधानमंत्री की, जो इतने व्यस्त हैं, जिनका शेड्यूल इतना ऑलरेडी व्यस्त है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य उनके सामने पड़ा हुआ, उसको छोड़ करके उत्तराखंड में अगर वो आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं,
इससे एक बात बड़ी स्पष्ट और साफ जाहिर होती है कि रूलिंग भारतीय जनता पार्टी इज फाइंडिंग इटसेल्फ ऑन द बैक फुट एंड इट हैज नाउ कम ऑन ए डिफेंसिव मोड। और वो ये एन केन प्रकार इस प्रदेश को जीतना चाहती हैं, क्योंकि वो एक टैली में इस राज्य को नहीं होना चाहती हैं। और ऐसी स्थिति इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि स्थितियां बहुत गंभीर हैं रूलिंग पार्टी के लिए, और आने वाले समय में इसके बड़े गंभीर परिणाम उत्तर प्रदेश के चुनावों के संबंध में हो सकते हैं। जी मेरा कहना। जी रावत साहब, आप बताएं मुझे, क्योंकि ये जो इतनी बेचैनी आप देख रहे हैं, मैंने अपनी अभी ओपनिंग में कहा कि 73,000 करोड़ रुपए के कर्जे से लदा हुआ है ये पूरा राज्य, और बेरोजगारी का बहुत जबरदस्त आलम है। राज्य में त्राही त्राही मची हुई है, पलायन है, गांवों में महिलाओं की स्थिति बदतर है, स्कूल की हालत खराब है, कोविड ने कमर तोड़ दी है। ऐसे में सारी की सारी पार्टियां क्या देना चाह रही हैं और कहां से देंगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो है ही नहीं। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या आकलन है? ये सबसे ज्यादा तो आपके दिल्ली की जो पार्टी है वो शुरुआत तो उन्होंने की है कि भाई तुम वो तो ये भी फ्री ले लो है, वो तो जी वो ये भी फ्री ले लो, वो भी फ्री ले लो, बिल्कुल हवा में जो बात कर रहे हैं। उसके बाद कंपटीशन राजनीतिक दलों में हो गया कि भैया आप वोट दो, लूट लो आप, है ना। अब आपने कहा है कि 70,000 करोड़ पार कर चुका है, इतना कर्ज हो गया, 385 करोड़ रुपया है। और सुनिए यार, हिमाचल को 50 साल हो गए, हिमाचल का कितना है जी, 50 साल में 60,000 करोड़ भी उनका नहीं हुआ, और हम 21 साल में आप 73,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। और जिस तरह से ये सैलरी भी क्या कहते हैं उधार लेके कर रहे हैं, उधार लेके हर चीज हो रही है। जहां डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लगभग मेरे ख्याल से 10% पर भी विकास पर नहीं है, नॉन प्लान पर ज्यादा खर्च है। इनके कमिटेड खर्चे अभी इस साल लगभग 6,000 करोड़ तो इनका ब्याज ही देना था इस साल। अगले साल तो 7-8 हजार करोड़ ब्याज ही जब जो स्टेट देगा, तो जो आने वाली सरकार चलने के लिए उसको 1 लाख करोड़ हो जाएगा, उसको चलना होगा। बहरहाल ये बात तो आ गई। हमारे लिए सबसे चिंता का विषय यह है कि इतने इश्यूज हैं यहाँ पर, आप भी बता रहे हैं, ये सुनील नेगी साहब भी बता रहे हैं, लेकिन चुनाव को उन्होंने बिल्कुल सीमित कर दिया, हिंदू बनाम मुसलमान कर दिया। आप इश्यूज जिनको जवाब देना था कि हमने 5 साल में क्या किया, मुख्यमंत्री बदले, जो भी किया कुछ न कुछ तो किया ही होगा, वो बताएं। बजाय आज मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे बोल दी, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में हमने पढ़ा, उसमें कहीं नहीं है। कांग्रेस के किसी प्रोमिनेंट लीडर ने नहीं कहा कि हम क्या कहते हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड में कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो डोमिनेटिंग रिलीजन है वो तो हिंदू है, लगभग 80-90% हिंदू ही है, लगभग कितना 80-90 लाख तो है ही है। तो यहाँ मतलब मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई सोच भी नहीं सकता है वो करे। अच्छा, घोषणा पत्र कल इनका हुआ, दृष्टि पत्र कैसी इनकी दृष्टि है। आपने पिछली बार बोला था हम 100 दिन में लोकायुक्त बनाएंगे, इसमें तो लोकायुक्त का जिक्र नहीं है। भू कानून की बात आपने सुना होगा। भू कानून क्या होता है? भू कानून कई किस्म के हैं, क्या कहते हैं, सीलिंग वाला भी भू कानून है, रेवेन्यू एक्ट भी भू कानून है, ZALR भी भू कानून है, कई कई जमीन से संबंधित कई भू कानून। किस भू कानून की बात कर रहे हैं? अच्छा, भू कानून सख्त बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ताकि साहब अवैध कब्जा, अरे अवैध कब्जा रोकने के लिए तो ऑलरेडी भू कानून है। यूपी में तो एक बार हुआ था कि गुंडा एक्ट लगेगा जो सरकारी जमीनों को कब्ज करेगा। जिस कानून को आपने छेद किए हैं, जिस कानून का सत्यानाश किया है प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर, बाहर के कॉलोनाइजर से मिलकर, खुद सरकार में बैठे हुए लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उन्होंने जो किया, पहाड़ के लोगों की जमीनें बिकवा दी। जो प्राइम लैंड है उत्तराखंड की, चाहे आप टिहरी डैम को ले लो या चारधाम यात्रा मार्ग की बात लो, बिक चुकी है सब। जानबूझ के ये नगर पालिकाओं, नगर निगमों का विस्तार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसमें छूट है। वो तिवारी जी के जमाने में जानबूझ के यही थे, जो कमेटी बनी थी विजय बहुगुणाई कमेटी, इन्होंने उसमें धारा 2 डाल दी थी ZALR के उसमें संशोधन में, जिसको भू कानून बोल रहे थे। उसमें ये प्रोविजन था कि ये नगर निकायों में लागू नहीं होगा, और जब भी नगर निकायों का विस्तार होगा, मतलब नगर पालिका अगर नगर निगम बनती, उसमें कई और गांव, यही देहरादून में बहुत सारे कई
20-25 गांव शामिल कर दिए उनमें, नगर निगम में शामिल कर दिए। मैं डिफेंस कॉलोनी में रहता हूँ, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, सिविक अमेनिटीज कुछ नहीं है। आप जो आपने गांव डाले हैं, नगर निगम में डाले, उनमें क्या सिविक अमेनिटीज हैं? क्या सैनिटेशन का है? क्या ड्रेनेज का है? नथिंग। उसके बाद विस्तार क्यों किया? क्योंकि वहां की जमीनें इन्होंने खरीद फरोख्त करनी थी। आपने सुना होगा सूर्यधार का कितना बड़ा बवाल हुआ, अभी तो उसमें भ्रष्टाचार भी आ गया। खुद मुख्यमंत्री जो थे उन्होंने उसके आसपास जमीन खरीद दी। तो इस तरह का इनका चरित्र है, यहाँ का राजनीतिक चरित्र, जिसमें और लोग भी आ रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई आपके पास संसाधन नहीं है, कर्ज लेके आप कर रहे हैं, आप इतनी चीजें कहां से दे देंगे? तो वो स्थिति है। उससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय विकास योजनाएं हम बनाएंगे, हाईवेज बनाएंगे, 4 धामों को कनेक्ट करेंगे, एक नया विकास उत्तराखंड में होगा। तो पिछले 5 साल में क्या हुआ जो विकास अब होगा? ऐसा क्या विकास होगा, ये बताइए। ऐसा है कि आप उत्तराखंड के इलेक्शन विभाग का वेबसाइट में जाइए। उन्होंने कहा है कि यहाँ इस समय जो 11,000 टू बी नोटेड 11,000 पोलिंग स्टेशन हैं उत्तराखंड में। 11,000 समथिंग, मतलब 400-500 200 जो भी होंगे, लेकिन 11,000 के बाद हैं। उनमें से केवल जो मोटरेबल रोड है, जहां आप पैदल नहीं चलना है, वो केवल 4,000 है। इसका मतलब रिमेनिंग 7,000 जो पोलिंग स्टेशन हैं इनके, वहां पैदल चलना पड़ता है। पहाड़ में एक पोलिंग स्टेशन का मतलब होता कई गांव, हर गांव में एक पोलिंग स्टेशन नहीं होता है। तो इतने गांवों तक सड़क नहीं गई। और हालत यह है कि एक गांव, एक पोलिंग स्टेशन तक 20-20 चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पैदल। ऐसा नहीं कि आप उधर से मैदान में देहरादून का घंटाघर से आप क्लेमेंट टाउन चले जाओ, पहाड़ में चढ़ना पड़ता है, पगडंडी चढ़नी पड़ती है। रावत साहब, उस पे आते हैं, जरा प्रियंका से बात करें, प्रिया से बात करें। प्रिया को कांग्रेस का की पकड़ है कि प्रिया, आप मुझे बताएं, उत्तराखंड में जो खास तौर से कांग्रेस को लेकर के जो जद्दोजहद है और जो अंदर कशमकश है और ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है लहर के कारण कि एंटी इनकम्बेंसी है तो हम खुद ही आ जाएंगे। क्या आपको लग रहा है इस तरह से? नहीं, बिल्कुल। और जहां पर कांग्रेस को लगता है कि वो आ रही है ना, तो पहले से ही वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की लड़ाई शुरू हो जाती है। हमने पंजाब में देखा है, अब हम यहाँ भी देख रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले वो खुद आपस में एक दूसरे को काटने लगते हैं। जैसे कि हरीश रावत को देखो, जो कांग्रेस में जो गलत है वो हम उत्तराखंड में देख सकते हैं। आपका एक चेहरा है जो चीफ मिनिस्टर के लायक है, वो 70 से ऊपर साल के हैं, उनको अनुभव है, उनकी पकड़ भी है ग्राउंड में, लेकिन उनको पहले पंजाब में डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद वो यहाँ लाए तो और भी लोगों को उनके सर के ऊपर ले आए, हड़क सिंह रावत को ले आए, इधर ले आए, उधर ले आए, उनको डिक्लेयर नहीं किया चीफ मिनिस्टर फेस। अब आजकल के चुनाव ऐसे हैं कि चेहरे पे भी लड़ रहे चुनाव, लोग जीतते हैं, लड़ते हैं, सिर्फ पार्टी का नहीं होता है, चेहरे का भी। पर्सनैलिटी बेस्ड हो गया ये नरेंद्र मोदी के टाइम में। तो चेहरा अनाउंस करना एक्चुअली मदद करता है पार्टी को। लेकिन इन्होंने उनका चेहरा पे भी जब उनको फिर सल किया तो केसी वेणुगोपाल बुलाया, दिल्ली से आए जो जनरल सेक्रेटरी थे, उनको भी ज्यादा पकड़ तो है नहीं उत्तराखंड की। तो ये पुराने अनुभवी को जो साइडलाइन करने की जो है थोड़ा सा कांग्रेस में अभी, वो उत्तराखंड में दिख रहा है। अब इस तरह के जो सेल्फ गोल्स जो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वैसे देखा जाए बीजेपी के खिलाफ, जैसे अभी बाकी लोगों ने भी कहा है, एंटी इनकम्बेंसी ये 5 साल में, जैसे आपने भी कहा, अब क्या करेंगे जो पहले क्यों नहीं किया। ये सवाल उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने पूछा था योगी को कि आप क्यों बिजली के दाम कम कर रहे हो, पहले क्यों नहीं कर रहे थे 4 साल। यहाँ पर भी यही लोग पूछेंगे क्यों नहीं किया ये डेवलपमेंट वर्क, अब क्यों कह रहे हैं हम बॉर्डर को कनेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले करते ये डेवलपमेंट वर्क। तो ये बीजेपी के खिलाफ बहुत अच्छे सवाल है। अभी टाइम है कि कांग्रेस को इकट्ठे रहना चाहिए और बीजेपी को पकड़ना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा अंदरूनी अगर ये प्रॉब्लम से आगे निकल आए। दूसरी बात, बीजेपी ने एक बड़ी चालाकी से करी है कि उन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिए। ये गुजरात में भी उन्होंने किया था। उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी से एक सॉर्ट से हारने को ओवरकम करने के लिए है कि चेहरा बदल दो, जैसे कि चन्नी साहब के साथ भी हुआ है पंजाब में, थोड़ा सा गुडविल आती है नए चेहरे को,
और जो पुष्कर सिंह धामी वो यंग हैं, उत्तराखंड के 50% लोग हैं जो बिलो 40 साल के हैं, तो लगता है कि यंग डेमोग्राफी में एक यंग चीफ मिनिस्टर की शक्ल है, दूसरी है जो 70 प्लस है। लेकिन बड़े अच्छी तरह से हरीश रावत ने समझाया और उन्होंने महाभारत के भीष्म पितामह का जिक्र किया और कहा कि जैसे कि भीष्म पितामह ने महाभारत का युद्ध 10 दिन के लिए लीड किया था और जो उनसे यंग थे उनको 2-3 दिन से भी नहीं टिके, तो फिर ओल्ड अनुभव होना आजकल इंडियन पॉलिटिक्स में कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने समझाया। तो कांग्रेस का कैंपेन में सोच रही हूँ अगर इस तरह की बात ना होए तो अच्छा चल रहा है, इट्स बीइंग हैंडल्ड वेल। हरीश रावत अच्छे चेहरे हैं, अब सबको इकट्ठे लड़ना चाहिए, यही कांग्रेस में एक कमी हो जाती है जब उनको लगता है कि वो जीतने वाले हैं। जी 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 प्रिया, मैं सुनील नेगी जी, अब मुझे ये बताया, अगर हम रीजन वाइज बात करें, क्योंकि ये प्रोग्राम अब 14 तारीख को चुनाव है और 11 को है, तो कुमाऊं रीजन का क्या हाल है? कुमाऊं रीजन में क्या आपको नजर आता है, क्या होने वाला क्या है? नेगी जी, कुमाऊं रीजन में स्थिति एक्चुअली क्या है, इस बार जो पूरा चुनाव है, इस चुनाव में आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेशन जो है कुमाऊं रीजन में बहुत ज्यादा है। उसका रीजन एक तो लाल कुआं से खुद हरीश रावत लड़ रहे हैं चुनाव जी, और आपने देखा होगा कि जो धामी हैं जो मुख्यमंत्री, वो भी खटी में से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही कुमाऊं मंडल के रहने वाले हैं, तो गढ़वाल पे जोर कम है, कुमाऊं में ज्यादा है, क्योंकि देयर इज ए बेसिक क्वेश्चन इज कि हरीश रावत को कैसे वीकन किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की आपने देखा होगा हल्द्वानी में एक रैली हुई, उसके बाद पिछली बार जब हरीश रावत लड़े थे, आपको याद होगा, उस समय भी जो आज मिनिस्टर है अजय कुमार भट्ट, उनके वहां प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई थी, क्योंकि हरीश रावत कैंडिडेट थे उनके खिलाफ, वो हारे थे। तो इस बार भी स्थितियां ऐसी हैं कि उनकी एक रुद्रपुर में मीटिंग हो रही है, एक हल्द्वानी में हुई और अल्मोड़ा में होने जा रही है। तो वहां पर टोटल कॉन्सेंट्रेशन है और कोशिश यही है कि हरीश रावत को इस तरीके से मतलब मटियामेट कर दिया जाए ताकि वहां स्थिति खराब हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वजह है कि हरीश रावत जो है, चूंकि रामनगर से शिफ्ट होकर नई कॉन्स्टिट्यूंसी में लाल कुआं में आए हैं, और लाल कुआं में भी स्थितियां ये है कि वहां पर जो एक उनका कैंडिडेट है जिनको पहले टिकट मिला था, संध्या डलाकोटी जो कांग्रेस की थी, वो भी इस बार हॉस्टाइल हो गई, राइवल हो गई। शी इज ऑल्सो कंटेस्टिंग इन लाल कुआं अगेंस्ट हरीश रावत। तो हरीश रावत इज मोर और लेस स्टेट पुट इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो दो बातें हैं, एक तो बीजेपी का पूरा जोर वहां पर है कुमाऊं रीजन में। नितिन गडकरी भी गए थे, कोर कमेटी की जो मीटिंग थी वो जेपी नड्डा ने वहां की थी कुछ दिन पहले, सारे जो क्रीम है उत्तराखंड की वहां बुलाई गई थी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बाय बीजेपी इज इन द कुमाऊं रीजन एज वेल, इट इज मोर एज कंपेयर टू गढ़वाल रीजन, क्योंकि वहां पर नेस्तनाबूद करना हरीश रावत को, हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। और आपने देखा होगा कि जब माननीय होम मिनिस्टर की जो मीटिंग्स हुई थी, उस चाहे वो रुद्रपुर में हुई, चाहे वो केदारनाथ में हुई, चाहे वो देहरादून में हुई, ही हैड डायरेक्टली टारगेटेड हरीश रावत। बावजूद इसके कि हरीश रावत एज कंपेयर टू द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देयर इज नो नेसेसिटी टू टारगेट हिम, दे वुड हैव टारगेटेड द कांग्रेस, क्योंकि अमित शाह इज द चीफ इलेक्शन स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात को जान सकते हैं कि हरीश रावत हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी ऐसे हो, उसका कितना बड़ा खौफ है और उनका कितना बड़ा प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरा जो अपना तामझाम है वो कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए, कमजोर करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए, प्रधानमंत्री से लेकर के होम मिनिस्टर, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह की 2-2 बैठकें हो चुकी हैं, पब्लिक मीटिंग्स, और उसके अलावा छोटे स्तर के जो नेता, दे आर नॉट सो पॉपुलर ऑफ बीजेपी, दे आर गोइंग एवरीवेयर। और इसके अलावा मैं एक चीज बताऊं, जैसे जयसिंह रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल पैदा करके इन्होंने इसको, इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल पैदा करके दे आर ट्राइंग टू 100% पोलराइज द सिचुएशन, बिकॉज दे नो दैट दे आर एट द लूजिंग एंड एंड एनडीए इनकन्वेंसेस अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, skyrocketing inflation and misgovernance and changing of 3 ministers and the deteriorating health services in entire Uttarakhand. They are at the very weak wicket. ये आप मान के चलिए, मैं काफी इलाके घूमा और मैंने इस चीज को देखा है, क्योंकि ज्यादातर इनके जो एमएलए हैं, 57 एमएलए, दे आर फॉर द सेकंड टर्म एंड एंटी इनकम्बेंसी एज ए होल अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट दोज सिटिंग एमएलए ऑल्सो काउंट्स दैट अल्टीमेटली हेल्प्स
Congress party which warrants the Prime Minister to hold the meeting. मैं नेगी साहब जरा रावत साहब से पूछता हूं कि कुमाऊं में आपका क्या फील है, उसके बाद गढ़वाल पे आएंगे, रीजन वाइज आते हैं। हाँ, ये बताया सुनील भाई ने कि कुमाऊं पर इनका कंसंट्रेशन ज्यादा था। उसकी वजह एक तो हरीश रावत है, और दूसरी बात ये थी कि पिछला जो चुनाव हुआ था गढ़वाल रीजन में 41 सीट हैं, 41 में से इन्होंने 34 जीत दी थी, और कांग्रेस लगभग साफ थी 6 सीट यहाँ से जीत पाई थी 41 में से। तो बीजेपी वाले इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे इस बार कि हम गढ़वाल तो जीत ही रहे हैं, कुमाऊं पर कंसंट्रेट करो। और हरीश रावत पैन उत्तराखंड लीडर है, हरीश रावत से बड़ा बीजेपी में कोई लीडर नहीं है। चाहे कमियां है हरीश रावत की, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसका मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस से कम है, हरीश रावत से ज्यादा है, जैसा उनके कैंपेन से भी चल रहा है। तो इस वजह से फोकस कुमाऊं पर उनका था। और कई बार क्या होता है किसी राजनीति में ना, जो प्रोपेगेंडा होता है ना, किसी चीज को ज्यादा तूल लो तो उससे क्या हरीश रावत का मुझे लगता है आकार और बढ़ा उसकी वजह से कुमाऊं। और आज कुमाऊं में स्थिति, कुमाऊं में 29 सीट है ना, 29 में से मुझे नहीं लगता है कि इनको 8-10 सीटें भी मिल रही हैं बीजेपी को, और कांग्रेस कम से कम ले जाएगी 18 से 20-22 सीट तक ले जा सकती है वहां स्थिति में। और खुद अपने वैसे हैं हमारे पुराने मित्र हैं धामी साहब की सीट खतरे में है। जैसे लाल कुआं में भले हरीश भाई का भी बहुत सेफ नहीं है, लेकिन उनसे ज्यादा खतरे में आपका वो है, आपका खटीमा है, क्योंकि मैं खटीमा में जा चुका हूं। उधर मैं थोड़ा एक बार मैंने लैंड एलिनेशन पर स्टडी की थी, वहां थारू पॉपुलेशन जिसे कहें साइजेबल है, काफी लगभग 25% है। और थारू जो ट्राइबल एरिया है वो, उसका जो जनजाति जो रिजर्व सीट हुई है वो नानक मता हुई है। और जो पहले जो थारू जो नेता थे गोपाल सिंह राणा, उनका घर है खटीमा में, मैं उनके घर भी गया हूँ, पहले वो वकालत करते थे वो। तो फिर क्या है कि वो पिछली बार नानक मता से हार गए, नानक मता से उन्होंने कहा भाई तुम तो खटीमा के थारू हो, है ना, खटीमा तहसील के थारू हो। तो वो वाला जो खटीमा का थारू है वो इस समय लगता है वो कांग्रेस की तरफ लग रहा। एक दूसरा किसान, अब वो सिख देने वाला नहीं है, इनको वोट देने वाला नहीं है, चाहे वो इन्होंने गवर्नर को घुमाया, खूब घुमाया उधर। रावत साहब तराई पे बाद में आते हैं, पहले कुमाऊं पे फोकस रखते हैं, तराई पे बाद में आते हैं, तो गढ़वाल पे भी आएंगे। तो कुमाऊं में आप ये कह रहे हो कि इनको 5-7 सीट से 8 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली बीजेपी को, आप ये कह रहे हैं? यस, मैक्सिमम 10 सीट जी। और सबसे कंफर्टेबल सीट जी। मैं प्रिया के पास आता हूं। प्रिया, ये जो आपका शगुफा है, ये दिल्ली का झूठा मॉडल जो पूरे देश में बेचने की बात हो रही है, उत्तराखंड में तो उन्होंने बिल्कुल पिटारा खोल दिया है। उनको शायद ये जानकारी ही नहीं है कि ये स्टेट पूरी तरह कर्जे से लदी हुई है और बेरोजगारी का आलम है। और वहां ये गोपाल राय गए हैं, गोपाल राय तो अब क्या कहें उनके बारे में, ऐसा लगेगा प्रोग्राम एक तरफा हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि अगर आप गंभीरता से चुनाव लड़ती तो आप कुछ कर पाती और उत्तराखंड में कुछ जगह बना पाती? आपका सबसे प्रॉब्लम उत्तराखंड में होगा, गोवा में भी उनका थोड़ा बेस बन गया है उनका, पंजाब में तो उनकी लगता है कि काफी उनकी पकड़ हो गई है। लेकिन उत्तराखंड में मेरे ख्याल में उनकी जो है, जो उनकी जो कैंपेन को देखा जाए ना, जैसे कि जो उनका है कैंपेन, दिल्ली मॉडल क्या है कि फ्री में देना बिजली पानी ये सब, उत्तराखंड के लोग दिल्ली में तो 15,000 लोग बेरोजगार टीचर चिल्ला रहे हैं लगातार, उनको ही नौकरियां नहीं मिली। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लगभग भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों को डॉक्टरों ने तो हड़ताल कर दी, उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो कैसे उत्तराखंड के लोगों को ये बताया जाए, मतलब या तो भाई पहाड़ के लोगों को कैसे बताया जाए कि ये झूठ का मॉडल है सारा का सारा? ये बात अभी तक आगे नहीं पहुंची। दिल्ली मॉडल की अभी भी अच्छी गुडविल आ रही है, जैसे अभी, और जैसे कि अभी कोरोना का पीरियड टाइम है, 2 साल हो गए हैं, सब किसी को वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों को वैसे ही हेल्थ केयर नहीं है। तो दो जो केजरीवाल का दिल्ली मॉडल किस पे है, एक है हेल्थ मोहल्ला क्लिनिक और दूसरा है कि फ्री में चीजें वेलफेयर इकोनॉमी करना। मोहल्ला क्लिनिक तो इसलिए खुला ना कि अभी पता नहीं है कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मदद करते और पैसे देते
तो नाम तो बीजेपी का होता, तो इसलिए आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए पैरेलल। और मोहल्ला क्लिनिक भी किनके खुले? आप पार्टी के वर्कर के। नहीं, ये आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो हम आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन बाहर तो दिल्ली मॉडल के बारे में अच्छी चर्चा हो रही है। वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी अरे वही भाई, जलकर एक और मॉडल से तो पूरा देश परेशान है, और बिजली दिल्ली सब मॉडल बोल से। रहे हैं। आपने जी बोला तो सब बोल रहे हैं, 1000 रुपए जी फ्री देंगे औरतों को, विमेन्स को। अखिलेश भी बोल रहा है, चन्नी साहब भी बोल रहे हैं, यहाँ भी। तो एक तौर से अगर देखा जाए, चुनावी जो होते हैं पॉलिसी प्रोमिसेस में, केजरीवाल का अभी चल रहा है, उनकी थोड़ी गुडविल आ रही है। पर मैं कह रही हूँ उत्तराखंड में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि वहां पर उनकी पार्टी ने इतनी पकड़ नहीं करी है जमीन में। अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के दो तरफा ही चल रहा है पूरा, और ना ही उनके पास कोई टॉल लीडर है। केजरीवाल साहब के सिवाय और कोई है ही नहीं वहां पे। अभी उन्होंने रिटायर्ड आर्मी के कर्नल से को बनाया है अपना चेहरा। आर्मी की बहुत पकड़ है, लेकिन आर्मी के लोगों को फ्री चीज से नहीं उनको असर पड़ेगा ना। वो आर्मी की जो पॉपुलेशन है, वो उनको नौकरी चाहिए, वो चाहिए। ये सब फ्रीबीज, मेरे ख्याल ये कैंपेन वहां शायद नहीं पकड़ पड़े। एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि जो आपने कहा था ना, पोलराइज हो जाता है कैंपेन। इस बार बीजेपी की हिंदू वोट में भी थोड़ी सी सेंध आई है, क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड है, जो तीरथ रावत ने किया था कि पूरे जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ये आरएसएस को बिल्कुल पसंद नहीं आया था उनको। तो इस तौर से उधर से भी आरएसएस से बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि उनका वोट बैंक को ये पसंद नहीं था कि गवर्नमेंट के हाथ में क्यों टेम्पल कंट्रोल जाए। टेम्पल कंट्रोल टेम्पल के लोगों के पास होना चाहिए। यही आरएसएस का प्रिंसिपल रहा है। मैंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ बहुत इंटरव्यूज किए थे, उन्होंने मुझे आरएसएस पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया था कि इसको लेके भी काफी गुस्सा है ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। तो इसीलिए फिर ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह कर दिया, क्योंकि जैसे कि हरीश रावत भी कहते हैं कि जो यूपी में होता है उसकी थोड़ी हवा तो उत्तराखंड में आती ही आती है, और अभी वहां पर भी गर्मी चल रही है, तो यहाँ पर भी उसकी थोड़ी असर होगी। तो ये इसलिए ये बीजेपी का पुराना स्टाइल है। जी। सुनील भाई, मुझको ये बताएं कि गढ़वाल मंडल में क्या होने जा रहा है। गढ़वाल मंडल बिल्कुल कुमाऊं से बिल्कुल अलग है, और गढ़वाल की अपनी समस्याएं हैं कुमाऊं से दीगर हट करके। और गढ़वाल मंडल बड़ा प्रोमिनेंट है, और वहां पे टूरिज्म का जो एक बहुत बड़ा स्कोप है, उसको देखते हुए चीजें बदल रही हैं, नहीं बदल रही हैं, क्या आज निकल कर आ रहा है वहां, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चाहे वो गढ़वाल मंडल हो, चाहे वो कुमाऊं मंडल हो, जी, स्थितियां जो है आज की तारीख में, महंगाई जो एक फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा आम आदमी को इफेक्ट कर रहा है। भले ही बीजेपी के जो हार्डकोर वर्कर्स हैं, जो कमिटेड वर्कर्स हैं, वो ये इस चीज का प्रचार जरूर कर रहे हैं कि इन चीजों से आम आदमी को असर नहीं पड़ रहा है, और वो जहां भी इन मुद्दों को रेस कर रहे हैं, वो इन मुद्दों पे धर्म को हावी कर दे रहे हैं, हिंदू फैनेटिसिज्म को हावी कर दे रहे हैं, और इस तरीके से लोगों में बात कर रहे हैं जैसे कि धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, इसी पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन सही बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो स्लोगन्स हैं, उससे एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि एक तरफ तो फ्रीबीज की बात हो रही है, एक तरफ जो है केजरीवाल जो है 1000 रुपए 18 साल से ऊपर उम्र की महिला को डोल दे रहा है, हर महीने देने को तैयार है। दूसरी तरफ वो 5000 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने को तैयार है हजारों युवाओं को हर महीने। उसके अलावा उन्होंने वायदा किया है कि 1 साल में, उनकी गवर्नमेंट में आने के बाद 1 साल के भीतर वो 1 लाख नौकरियों को पैदा करेंगे। और इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि दिल्ली की तर्ज पर वो जो स्पिरिचुअल जो जर्नीज कराएंगे, वो जो सीनियर सिटीजन हैं, 4 धाम का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या भी कराएंगे हम, जो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है वहां भी कराएंगे, 4 धाम यात्रा भी कराएंगे, साथ में अजमेर शरीफ में ले जाएंगे। तो ये चीजें करती है आदमी, ऐसा नहीं है क्लिक नहीं कर रही हैं। वोटर्स आर ऑलवेज साइलेंट, दे आर डेफिनेटली क्लिकिंग। क्योंकि मैंने देखा है कि पहाड़ जैसे इलाके में, जहां बेरोजगारी इतने बेतहाशा पैमाने पर है, जहां पर महंगाई इतने बेतहाशा पैमाने पर है, 500 से 1000 रुपए जो है वो सिलेंडर हो रहा है डोमेस्टिक गैस का, पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा, डीजल 100 रुपए से ज्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थितियों में पहाड़ का जो पहले से ही परेशान जो तबका है, जो परेशानी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर एग्जॉडस कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है शहरों की तरफ, रोजगार ना होने की वजह से, हेल्थ सर्विसेज ना होने की वजह से, अच्छी शिक्षा ना होने की वजह से, वो तो वैसे कुंठित। गढ़वाल का सीन क्या है?
जी मैं बता रहा हूं, वही कुंठित और पीड़ित है। तो ये सब स्थितियां देखते हुए आज जो है आम आदमी पार्टी भले ही छितरा हुआ है, वो इतने इफेक्टिव रूप से अपनी पहचान नहीं बना पाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इन सवालों को लेकर के गढ़वाल मंडल में जितने मंत्री हैं उनमें से मैं समझता हूँ 75% मंत्री चुनाव हार रहे हैं। नंबर 1 आप नोट कर लीजिए। नंबर 2 जो सिटिंग एमएलए है उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्पेंसी है। भले ही बाहर से ये जरूर दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रवाद काम कर रहा है साहब, मुस्लिम हिंदू काम कर रहा है साहब, ये सब दिखेगा बहुत। यूनिवर्सिटियां चल रही हैं व्हाट्सएप के गांव स्तर पे, वो भी बहुत काम करेगी, दिखेगा बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं जो फीडबैक है वो फीडबैक ये है कि लोग बहुत नाराज है और इनकी पार्टी के भीतर ही जो सिटिंग एमएलए का एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि सरकार डॉक्टर हड़क सिंह रावत के कांग्रेस में आने के डर से उनको ट्रांसफर नहीं कर, उनको चेंज नहीं कर पाई और नए लोगों को मौका नहीं दे पाई, इससे वहां का जो कार्डर है वो बुरी तरह नाराज है। तो तकरीबन हर सीट में भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं, जैसे हमारे जयसिंह भाई ने कहा, मैं इनकी बात से 100% मतलब सहमत हूं। हो सकता है वो सीटें 2-4 ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन यही कमोबेश स्थिति गढ़वाल में भी है। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के ये स्लोगन्स, ये फ्रीबीज जरूर काम कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली मॉडल में उन्होंने करके दिखाया है, एक हद तक साबित करके दिखाया है। तो लोगों को ये भी अपेक्षा और आशा है उनसे कि शायद उत्तराखंड में, गढ़वाल में भी उनको ये सुविधाएं मिले, तो वो 1-2 सीट पे उनका भला कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस वाले बहुत नाराज है, क्योंकि कांग्रेस इमीडिएट अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी का, तो कांग्रेस को पूरा फायदा हो रहा है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि जैसे 10 सीट या 15 सीट वहां आ रही है, इसी तरीके से यहाँ भी बहुत सीटों पर हार रहे हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 35 से 40 सीट कांग्रेस ले जा रही है, ये 30 से नीचे जाएंगे और 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी ले जाएगी। उस टोटल पे बाद में आते हैं सुनील भाई। अभी हमारे बीच में राजेश जोशी जी, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीबीसी में रहे हैं और प्रोफेसर हैं हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में। राजेश भाई आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे पूरे गढ़वाल की जी। हम तराई पे आते हैं, तराई हमसे छूट रहा था। अब आप तराई में ही रहते हैं, हल्द्वानी में रहते हैं, तो तराई में क्या हाल है वहां उत्तराखंड में? क्या तराई का इलेक्शन होने जा रहा, उसके बाद ओवरऑल आएंगे। हाँ, तराई में आने से पहले मैं यह जितने जाने पहचाने चेहरे देख रहे हैं उनको नमस्कार तो कह लूं। ये प्रिया सहगल हैं जो आउटलुक में बहुत दिनों के बाद, कई साल हो गए, मतलब गाड़ियां हो गए। तो अनिल, आपने जो तराई की बात कही, मैं आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अल्मोड़ा में जो भाषण था वो सुन रहा था, और उन्होंने जो उनकी पिच थी वो विकास की पिच थी। उन्होंने पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी की बात जो हमेशा वो करते रहते हैं उसकी बात कही, और कहा कि हम अब ये ऐसा काम कर रहे हैं कि पहाड़ का पानी भी और वहां की जवानी भी वहीं रुकेगी। ठीक है, अब जो बातें उन्होंने कही वो फ्यूचरिस्टिक थी कि भविष्य में ऐसा होगा, रेलगाड़ियां चलने लगेंगी, ये सब करेंगे। पहाड़ का आदमी ये पूछ रहा है कि ये 5 साल जो आपको मिले थे उसमें आपने क्या किया? ये एक तो सवाल उनके सामने है। एक लास्ट में उन्होंने जो बात कही, या अपने भाषण के बीच में, जो अमित शाह से लेकर के और नरेंद्र मोदी, जो एक तरह से पोलराइजेशन वाली जो बात है, वो उन्होंने एक सेंटेंस में बहुत सटल हिंट दिया कि कांग्रेस वाले अब एजुकेशन के मामले में भी, शिक्षा जैसे पवित्र जो मामला है उसमें भी तुष्टीकरण इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका इशारा था, हरीश रावत ने जो कहा था कि यूनिवर्सिटी खोली जाएगी अल्पसंख्यकों के लिए वगैरह वगैरह, उस पर इशारा किया था। लेकिन पहाड़ में ये सिक्का चल नहीं सकता है, क्योंकि जिस अल्मोड़ा में वो भाषण दे रहे थे वहां आज भी आपको यूसुफ तिवारी ऐसे नाम मिल जाएंगे। यूसुफ तिवारी, विक्टर मोहन जोशी जो है वहां के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। मोहन जोशी रहे, वो ब्राह्मण रहे, और विक्टर भी रहे, ईसाई बन गए। जो पाकिस्तान की जो राणा बेगम राणा थी वो पंत फैमिली की थी, और वो बाद में क्रिश्चियन बनी, फिर मुसलमान बनी। तो वो सिक्का तो वहां चलने वाला नहीं है। लेकिन ये जो पोलराइजेशन वाला मामला है, ये जहां मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा है, जैसे तराई की जो बात आपने की, हरिद्वार से लेकर के और उधम सिंह नगर, किच्छा, खट्टीमा, रामनगर, जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे हल्द्वानी में, वहां पर हो सकता है इसका कुछ असर। उनको उम्मीद है कि इसका कुछ असर हो। लेकिन अगर आपको याद हो, अमित शाह जब देहरादून गए थे, मुझे लगता है 2 महीने पहले वहां गए थे, और जाते ही उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस वालों ने सड़क पे, मैं आ रहा था तो मेरी कार जो जैम में फंस गई, मैंने पूछा कि क्या हुआ,
तो लोगों ने बताया कि कांग्रेस ने ये नमाज सड़क में पढ़ने की इजाजत दी है, गृह मंत्री की तरफ से, ये तब बात आई थी। लेकिन ये सिक्का चल नहीं रहा है और तराई में भी नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों के सामने जो अभी आप लोगों ने जो बात की होगी, लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि ठीक है राम मंदिर बन गया, ठीक है आपने अयोध्या में वहां पे काशी में जो है वो कॉरिडोर बना दिया है, हम जाके पूजा कर लेंगे, लेकिन पेट में अन्न कहाँ से आएगा? ये उसका एक जो जवाब ये देते हैं कि हमने लोगों को फ्री भोजन दिया है और 80 करोड़ लोगों तक घर घर खाना पहुंचा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज अल्मोड़ा में भी कहा। इसकी अपील है, कुछ हद तक अपील है, इसकी अपील है। और दूसरा ये है कि जो लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसकी थोड़ी अपील है। लेकिन पहाड़ में जो पिछले 5 साल में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का, एक नहीं 3-3 मुख्यमंत्री, 2-2 मुख्यमंत्री बने, और आज तो उन्होंने कह ही दिया कि धामी भी अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो उन्होंने स्टैब्लिश कर ही दिया है। इस बार पहाड़ की जनता, हालांकि उत्तराखंड में यही रहा है, कभी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी मशक्कत कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि पिछला जो उसका परफॉर्मेंस थी वो रिपीट कर सके। लेकिन 2017 के चुनाव से 2022 का चुनाव बहुत बहुत अलग है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी रावत साहब, हम लोग कुमाऊं की बात कर रहे थे कि कुमाऊं में क्या होने वाला है इस समय। आप हैं रावत साहब? हाँ, मेरे में से है। जी 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 जी, आप हमको बताएं कुमाऊं में क्या होने वाला है। पहले तो मैं ये कुछ मुद्दे यहाँ पर उठे हैं, वो ये था कि यहाँ पर 80% मंत्री हारते रहे हैं, एक बात जी, और जी, मुख्यमंत्री भी हारते रहे हैं, मुख्यमंत्री भी नहीं जीते, कि केवल एक बार कोश्यारी जी जीते, वो भी अंतरिम सरकार के मुख्यमंत्री थे, इलेक्टेड मुख्यमंत्री वो भी नहीं थे। 2 बार मुख्यमंत्री लड़े, 2 बार हार गए। एक बात तो ये है 60% जो है यहाँ एमएलए हार जाते हैं। दूसरी बात, गैस की बात आई, यहाँ पर गैस का सिलेंडर है 900 रुपए के आसपास, 900 1000 रुपए के आसपास है। लेकिन मैंने, अब मेरा गांव है चमोली गढ़वाल में, तो मैंने फोन किया अपने ब्लॉक प्रमुख से, तो उनका कहना है कि वहां से भी एक इंटीरियर गांव है तुंगनाथ के आसपास, सुना होगा आपने तुंगनाथ मधमेश्वर, तो वहां वो कह रहे हैं कि कभी कभी 1200 रुपए का एक सिलेंडर पड़ता है, 1200 रुपए का, क्योंकि उसकी जो ढुलाई हर गांव में तो गैस एजेंसी नहीं होती है, दूर दूर से ढोके ले जाना पड़ता है। और जो इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, हमने घर घर कनेक्शन दे दिए, गैस पहुंचा दी, इतनी महंगी गैस करेंगे, मैं कह रहा हूं महंगाई का इनको कितनी मार पड़ने वाली है। जिनको 1200 रुपए में गैस का सिलेंडर पड़ेगा, उस गरीब को, लोगों को वो क्या हाल होगा। जल जीवन मिशन में क्या हुआ, क्या तमाशा हुआ, वो सारी चीजें हैं। सड़कों की बात अभी कह रहे हैं साहब, हम ऑल वेदर हो गया, परसों हम मरते मरते बचे उस ऑल वेदर रोड पर, क्योंकि थोड़ी भी बारिश आ रही ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा, पूरी तरह से लैंडस्लाइड हो रहा, जहां तहां बोल्डर गिर रहे हैं। हमारे सामने एक बोल्डर गिरा, मारुति टकराई, उस पर आग लग गई और वो मर गए उसमें से। तो मेरे सामने की बात है, मैं गढ़वाल से लौट रहा था, वापस देहरादून आ रहा था, ये स्थिति। और अभी मैंने कहा कि 11,000 पोलिंग स्टेशन हैं, सड़कों से केवल 4,000 जुड़े हुए हैं, 7,000 सड़कों से, मतलब इतने गांवों में सड़कें नहीं है। मैं रावत साहब ये पूछ रहा हूँ कि गढ़वाल रीजन में कितनी सीट आने वाली है? जैसे कुमाऊं रीजन की आपने बता दी थी पहले, गढ़वाल रीजन में कितनी सीट आने वाली है? निश्चित रूप से कुमाऊं रीजन में काफी कांग्रेस आगे है, लेकिन गढ़वाल में लगभग बराबर है। अच्छा, क्योंकि पहाड़ में जैसे चमोली में लगभग कांग्रेस आगे है, उत्तरकाशी में कांग्रेस आगे है, पौड़ी में लगभग बराबर है, टिहरी में भी बराबर की, जैसी 6 सीट है तो 3 और क्या कहते 3 भी हो सकती हैं और 4-2 भी हो सकती हैं उसमें, और वही 4-2 यहाँ भी हो सकती हैं। कोटद्वार ये हारने जा रहे हैं, चौबट्टा खाल में हो सकता है महाराज जीत जाए, ये पता नहीं, सुनील भाई बताएंगे ज्यादा बेहतर। ये यमकेश्वर में ये हारने जा रहे हैं, पौड़ी में इनकी स्थिति ठीक है। कल मोदी जी गए थे, अदरवाइज वहां पर इनके जो धन सिंह जी हैं मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, वो उनकी भी हालत पतली थी। लेकिन अब कितना उन्होंने जब बोल दिया कि इन्होंने गुंडा बोला है बिपिन रावत को, इस तरह की बयानबाजी भारत का प्रधानमंत्री करे तो आपसे पता नहीं क्या असर होगा। कुल मिला के यहाँ पर 41 सीट है,
41 सीट में मुझे दोनों बराबर बराबर अभी लगते हैं, अगर नेक टू नेक है, बराबर बराबर यहाँ पर हैं, इंक्लूडिंग नहीं, हरिद्वार। आपकी बात से तो ये लगता है अगर 20 सीट इधर से आती हैं और 28 सीट में उधर, 28 में से 18 उधर आती हैं तो 38 सीट हो गई, तो उस हिसाब से तो आपके हिसाब से तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ, यस, निश्चित अभी तक कांग्रेस की ही सरकार, कांग्रेस इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जी। वो भले उनको जितनी भी गलतफहमी हो, लेकिन वो अगर 36 का आंकड़ा पार कर जाए गनीमत है, और बीजेपी 30 का आंकड़ा पार कर जाए तो गनीमत है। लेकिन आप जो लड्डू बांट रही है वो कौन खाएगा? आपके, अब मुझे चैनल पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन शायद कोई एक जोशी साहब बताएं, सुना काशीपुर या कहीं से एक सीट कोई निकल सकती है, अदरवाइज किसी की जमानत नहीं किसी जमानत की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। किसी की जमानत नहीं बचने जा रही है। नहीं, लेकिन 70 सीट पे किया है, और मेरा मानना है कि 69 जो सीट्स हैं उन पे दे आर लूजिंग देयर जमानत। अच्छा, देखिए आम आदमी पार्टी का पहला इलेक्शन है वहां पे, रावत साहब, पहला इलेक्शन है, लेकिन जैसी एंट्री उन्होंने ली थी, एंट्री बहुत धमाकेदार ली। और एंट्री में ये एक चीज लोग भूल जाते हैं, जब अरविंद केजरीवाल देहरादून गए थे, उन्होंने 2 पत्ते खेले थे। एक तो ये कहा था कि जो कर्नल कोठियाल हैं वो देशभक्त हैं, फौजी हैं, उनको देशभक्त की तरह, फौजी की तरह प्रोजेक्ट किया। दूसरा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को दुनिया का जो डायस्पोरा है हिंदुओं की, उसकी राजधानी बनाया जाएगा, तीर्थ स्थान बनाया जाएगा। तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल रहे हैं। उनका जो एंट्री पॉइंट है वो भारतीय जनता पार्टी पर अटैक का था, और उसी के वोट बैंक को ही वो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा उन्होंने जो ऑटो के पीछे लगाया, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, अब बाद में सब उनकी नकल कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं, दिल्ली में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उनकी नकल कर रहे हैं। वो कहानी अलग है, उसमें तो मैं एक अलग प्रोग्राम करने वाला हूं कि ये जो बिजली का जो घोटाला दिल्ली में है उसमें तो अलग है, एंट्री तो ली, सारी हवा है, वो सारी हवा। कर्नल साहब खुद चुनाव नहीं जीत रहे हैं। मैं मेरे मुंह से बोलना नहीं चाह रहा था। प्रिया, ये बताओ तुम दिल्ली में, क्योंकि हम दोनों लोग उत्तराखंड के नहीं हैं, आप तीनों लोग हैं, पर एक सवाल क्योंकि बहस चल रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर बीजेपी लूज करेगी उत्तराखंड में? आपको लगता है कांग्रेस के अंदर क्या होने वाला है? नहीं, कांग्रेस को ये जीत, ये भी सवाल है कि किसको ये जीत ज्यादा चाहिए, बीजेपी को जरूरत इसकी ज्यादा है या कांग्रेस को? मेरे को लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में तो कुछ होने वाला नहीं है। उनकी जो होप्स हैं वो उत्तराखंड, पंजाब में ज्यादा हैं और गोवा में, ये 3 स्टेट्स में है। कांग्रेस को अभी हम देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष भी इकट्ठे हो रहा है कि विपक्ष का लीडर कौन होएगा। इसीलिए तो अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं उत्तराखंड, पंजाब, गोवा। ममता बनर्जी भी घूम रही है इधर उधर, यूपी पहुंच गई थी कल। तो इसीलिए राहुल गांधी के लिए ये जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको दिखाना है, चाहे, और उनको ये एडवाइस भी दी थी कि जो कहते हैं ना कि जब कि लो हैंगिंग फ्रूट है, जो आसानी से उनके बास्केट में आ जाता है, उसमें से उत्तराखंड एक है। क्योंकि एक तो बात हुई एंटी इनकम्बेंसी की, बीजेपी सरकार के खिलाफ बहुत, जैसे कि बाकी लोगों ने बुलाया, बहुत गुस्सा है। दूसरा है कि उनके पास एक अच्छा चेहरा भी है वहां पे, एक उनके पास है पकड़, कांग्रेस का गढ़ भी रहा है उत्तराखंड। तो चांसेस हैं कि कांग्रेस अगर कुछ सेल्फ गोल ना कर ले, क्योंकि कांग्रेस की हिस्ट्री में सेल्फ गोल भी बड़े होते हैं, तो फिर ये उनके लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी के लिए ज्यादा जरूरी है उत्तर प्रदेश। वो अमित शाह ने तो कह ही दिया है कि 222 से जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वो 224 में जीतेगा। तो उनके लिए वो सोच रहे हैं कि उत्तराखंड की हवा बन जाएगी, देवभूमि है तो वो अच्छी, शुभ श्री गणेश हो जाएगा, अच्छी हवा उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगी। तो उस तौर से एक ही मॉडल है उधर का, हिंदू मुस्लिम की वहां बात करेंगे, उस हिंदू मुस्लिम की यहाँ बात करेंगे। तो वो कट एंड पेस्ट स्पीच है, यहाँ चलाएंगे वहां चलाएंगे, ज्यादा उनको काम करने की जरूरत नहीं है। सो बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांग्रेस के लिए मैं सोचती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड जीतना। और हवा भी, जैसे कि हम लोगों ने बताया यहाँ पर पैनल में, कि हवा कांग्रेस के तरफ आ रही है। और आम आदमी पार्टी जो वैसे कांग्रेस का वोट काटती है, वो जो हिंदुत्व लाइट वाला कैंपेन चला रही है ना, जैसे राजेश जोशी ने कहा, वही बीजेपी का वोट काटेगा। तो ये सबको मिला के समीकरण है कि कांग्रेस थोड़ी आगे है और अपने अच्छी तरह से कैंपेन उनको अब लड़ना चाहिए। सुनील नेगी जी, एक सवाल मैं कर रहा हूँ। जी राजेश जी, कांग्रेस उससे तो बाज आए, मतलब वो भीतर भाग करने से तो बाज आए, जो कांग्रेस की पूरी हिस्ट्री रही है। आज देखिए क्या, मैं 1 मिनट में जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करूंगा। नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा सेल्फ गोल किया आज अल्मोड़ा में, जो पता नहीं लोगों को ध्यान में गया नहीं गया।
उन्होंने कहा जो पहाड़ के लोगों की साइकी को समझे बगैर किसी ने उनको लिख दिया या जो भी किया उनके मुंह से निकला, उन्होंने कहा ये कांग्रेस का कोई नेता यहाँ आता नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता कोई नहीं आते यहाँ पे। ये बात, यहाँ तक तो बात ठीक थी। अगला सेंटेंस उन्होंने जो कहा कि ये दो भाई बहन घूमते रहते हैं, इसको पहाड़ की जनता बहुत पॉजिटिवली नहीं लेगी, क्योंकि पहाड़ में परिवार, पूरे हिंदुस्तान में ही, लेकिन पहाड़ में अरे बेचारे दो भाई बहन हैं, किसी तरह कोशिश कर रहे हैं, उनकी दादी की हत्या हो गई, पिताजी की हत्या हो गई। ये नहीं कहना चाहिए था, सेल्फ गोल है ये नरेंद्र मोदी का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी नरेंद्र मोदी की आदत हो गई है खिल्ली उड़ाने की, और नरेंद्र मोदी खास परिवार नहीं, आपको रिडिकूल करने के लिए ही वांट्स कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई हो जाए और आप रिडिकूल हो जाए, लोग रिएक्ट करें। मुझे जो लगता है, पार्लियामेंट का भाषण भी जो उन्होंने दिया, उनको लगता है कि मैं आसानी से कांग्रेस से लड़ सकता हूं, लेकिन ये अगर छत्रप डेवलप हो जाएंगे तो इन छत्रपों से लड़ना बड़ा मुश्किल है। ये राहुल उन्होंने ये दोनों भाई बहन घूमते रहते हैं, कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं जाता। ये चीज मैं कह रहा हूं कि दोनों भाई बहनों के लिए सिंपैथी उपजेगी, इससे कोई उन पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि परिवार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पूरे हिंदुस्तान में। और पहाड़ के लोग में अरे बेचारे दो भैबणी घूम रही, इस तरह से पहाड़ में कहेंगे वहां। वही मैं कह रही थी ना, वो कट एंड पेस्ट करते हैं। यूपी का डायलॉग उत्तराखंड में भी वही स्पीच वहां पे परिवारवाद की थी, उन्होंने कट एंड पेस्ट करके उत्तराखंड में भी कह दी को, तो फिर टेलर मेड नहीं थी हर रीजन के लिए। पहले उन्होंने कहा यहाँ पर विजय बहुगुणा और उनके बेटे की चलती थी, जब विजय बहुगुणा यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में माँ बेटे की सरकार, उत्तराखंड में बाप बेटे की सरकार, दे ताली बजा देते थे। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। तो उस तरह जो है, कभी कभी बिलो द बेल्ट में भारत के प्रधानमंत्री को डिग्निफाइड बात करनी चाहिए, वो कर लेते हैं। तो वो वाली बात तो मेरे ख्याल से मैं सुनील कांग्रेस में एक बात और हो रही है जी त्यागी साहब, कांग्रेस में सेल्फ गोल। यहाँ पर जो इनके प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, देवेंद्र यादव को हरीश रावत के पीछे वो ज्यादा पड़े हुए हैं, और जो डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं उनकी कोई हैसियत राजनीतिक, कोई उनकी पकड़ नहीं है, जिसे कहते हैं ना, उनकी है नहीं। उनको जो संरक्षण दे रहे हैं हरीश रावत के खिलाफ, वो देवेंद्र यादव दे रहे हैं। ये है प्रीतम सिंह का क्या बेचते हैं, दूसरे रणजीत रावत क्या चीज है, बाकी किसी का कोई हैसियत नहीं है हरीश रावत से टकराने की। लेकिन जो वेट उन्होंने दिया, देवेंद्र यादव ने दिया हरीश रावत के खिलाफ, उन्होंने रामनगर क्यों किया? रामनगर का जो डेमोग्राफी है, गढ़वाल भी है और कुमाऊं, दोनों, वहां बहुत सारे गढ़वाली हैं। जो योगेंद्र सिंह रावत तो पहले जो विधायक चुने गए थे, तो गढ़वाल से थे। हमारे यहाँ रामनगर की बेली, मतलब गुड़ का वो आता था, बहुत फेमस होती, वहीं से जाता था। ये पहाड़ का मंडी हुआ करती थी, तो गढ़वाल की भी, तो इसलिए चुना था उन्होंने। लेकिन वहां से उनको डिसलोकेट कर दिया उन्होंने, शर्ट वाले ने, अपने रणजीत ने। तो लाल कुआं में फंसा दिया, उनको फंसा दिया। महेंद्र पाल को उस चक्कर में यहाँ कर दिया। तो वो सारा जो है, इनके अंदर वाले जो है, कहते हैं ना, सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठा लट्ठा। अरे पहले चुनाव जीतो, उसके बाद मुख्यमंत्री बन जाओगे। जी, उस पे आता हूं मैं रावत साहब। मैंने सुनील नेगी से एक टेक्निकल सवाल आप सबसे करूंगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सुनील जी, पहाड़ में ज्यादातर आदमी तो रहते हैं, शहर में नौकरी करते हैं, और गांवों में रहती है महिलाएं और बच्चे और नौजवान। तो ये खास तौर से महिलाएं और नौजवान इस पूरे चुनाव में एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे। आपको क्या लग रहा है, वो किधर जाने वाले हैं, उनका रुख किसकी तरफ होगा? मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको इस बात को बार बार कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का, जैसे इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, आपने देखोगे एक बजरंग दल होता है, एक विश्व हिंदू परिषद होता है, ऐसे 5 साल इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो सारे सक्रिय रहते हैं मार्केट में। तो ऐसे इनकी कीर्तन मंडली होती है, एक होता है महिला मंगल दल, इस तरीके से इनकी बहुत मंडलियां होती। तो ये दे ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट इनटू द विलेजेस थ्रू द वुमेन लीडर्स। वो अपना पट्टा बांध लेती हैं, टोपी बांध लेती हैं, और मोदी जी के नारे और ये सब चलता है, और उसके बाद राष्ट्रवाद, तमाम राजेश, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस द वुमेन वोटर्स ऑफ द विलेजेस। लेकिन मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, जैसे रावत जी ने कहा है, जब 500 का सिलेंडर सर 1200 रुपए में पड़ेगा,
औरतें हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, अस्पताल जाते जाते अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स के अभाव में गांव तक सड़कें ना होने, कनेक्टिंग रोड्स ना होने की वजह से रास्ते में अपना बच्चा दे देंगी या मर जाएंगी, या उनका बच्चा इन्फेंट मर जाएगा, और उनको जो है हर चीज महंगी मिलेगी, जो एसेंशियल कमोडिटीज है, दवाइयां नहीं मिलेगी, इलाज नहीं होगा उनका। तो आप क्या समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी को या कोई भी रूलिंग पार्टी है, अगर उनको ये सुविधाएं नहीं देगी, सहूलियतें नहीं देगी, क्या उनको वो वोट देंगे? आज आप देखिए कि पिछले 20 वर्षों में 32 लाख लोग जो है दे हैड द एक्सोडस टू सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और आपके रोजगार के सवाल पर, हेल्थ फैसिलिटीज के सवाल पर, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के सवाल पर वो गए। 300 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल जो है खाली हो चुके हैं गांव में। 2000-3000 गांव घोस्ट विलेजेस बन गए पूरे उत्तराखंड में। बंदर और लंगूर जिसके आप बातें सुनते होंगे, सारे खेत का सत्यानाश कर रहे हैं। बाघ, एक मिनट सुन लीजिए, जो हमारे मैन ईटर्स हैं, नाउ दे हैव रीच टू द विलेजेस, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये पहाड़ के गांव की स्थितियां हो गई हैं। तो जो बची कच्ची महिलाएं हैं जो वहां गांव में रहती हैं, जो यूजुअली मनी ऑर्डर इकोनॉमिक्स पे जिंदा रहती थी, जो अभाव में पलती हैं आज भी, क्या आप समझते हैं कि इन सब चीजों के ना होने के बावजूद भी वो इस पार्टी को वोट देगी? मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि वो राशन की बात जरूर हो रही है, फ्री राशन की बात, लेकिन जो फ्री राशन होता है, जो बीपीएल में बोलते हैं, ये भी जो है वहां के जो इफेक्टिव ग्रुप्स होते हैं, जो प्रधान, सो कॉल्ड प्रधान, और जो उनकी कोटरी होती है वो खा जाती है। जो डिजर्विंग है उनको तो मिलता ही नहीं सर कभी। तो आज मैं आपको दावे से बता रहा हूं कि पिछले 7 सालों में जो इन्फ्लेशन है उसका जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वो वर्किंग क्लास से पड़ा है। और वर्किंग क्लास गांव में रहती है, हमारे पहाड़ की वर्किंग क्लास या हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास इज द वर्स्ट अफेक्टेड क्लास। नंबर दो, रोजगार का प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न है कि ये जितने बड़े दावे कर लें, तीनों मुख्यमंत्री ने कहा हमने 22,000 नौकरियां दे दी, नौकरी एक नहीं मिली। आज भी वो 500 से 700 उन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दिए, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो अभी तक इशू नहीं हुए। तो मेरा मतलब ये है कि जनता बेवकूफ थोड़ी, सारे विलेजेस में शराब फैला दी। आपको पता है मोबाइल लिकर वैन के जरिए शराबें पहुंचा दी थी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी। और उनका लॉजिक था कि फिस्कल डेफिसिट पे स्टेट जा रहा है, 65,000 करोड़ रुपए के फिस्कल डेफिसिट पे आ रहा है, जो 70,000 आप बता रहे हैं, तो उसको पूरा करना है। तो आप ये 2,500 करोड़ रुपए एनुअल जो है वो फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कहते हम कमाते हैं शराब से। तो एक तरफ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, अभाव में वो लोग जी रहे हैं, दूसरी तरफ शराब की सप्लाई हो रही है, लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं। और यहाँ की जो शराब है वो इतनी थर्ड क्वालिटी की शराब है और उसकी कीमतें इतनी ज्यादा है कि मैं आप उसके रेट आपको बताऊंगा। मेरी बात मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि ऑन एवरी फ्रंट दे हैव फेल्ड। और सही कह रहे हैं जोशी जी, चुनाव के वक्त इनको याद आती है, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री रैली होती है, चुनाव के बाद ही सारे मंत्री आते हैं, चुनाव के वक्त ही 500 से 700 जो है वो अनाउंसमेंट हो जाती है, उससे पहले कुछ नहीं होता, सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने की फैक्ट्री बन जाती है। तो आज भाई साहब लोग बहुत नाराज हैं, आप इस बात को मान के चलें। दे हैव बीन रिक्रूटेड स्पेशली टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट रूमर मॉन्गरिंग ऑन राष्ट्रवाद, हिंदू मेजॉरिटी माइनॉरिटी एज यूजुअल जो उनका चलता है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन जनता, आखिर दिमाग भी तो कोई चीज होती है कि नहीं सर, अपर स्टोरी होती है कि नहीं? तो हर आदमी जो अन्न खाता है ना सर, वो सोचता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर ऑन ए वेरी वीक विकेट एंड दे विल बी टॉट ए लेसन। दिस इज व्हाट वी हैव एनालाइज्ड बाय गोइंग टू द पीपल। बिल्कुल क्लियर हो गया। रावत साहब के पास आता हूँ। रावत साहब, बहुत ब्रीफली, क्योंकि 53 मिनट हो गए हैं, बाकी 2-2 मिनट सबको देने मुझे। आप बताएं, आपके हिसाब से क्या महिला और नौजवानों का क्या रुख रहने वाला है? देखिए, अभी बेरोजगारी की बात आ रही है। उत्तराखंड के जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं उनमें 8 लाख, 8.5 लाख के आसपास, 9 लाख के आसपास रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। रजिस्टर्ड है। बेरोजगार तो कितने होंगे, बहुत सारे बेरोजगार आजकल। हमको नौकरी नहीं है, हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन वो नौजवान जिनको नौकरी चाहिए, जो चाहते हैं हमको नौकरी मिलेगी, तो वो 8 लाख, 8.5 लाख करीब वो हैं। जबकि जब राज्य बना था उस समय 3 लाख के आसपास थी। तो ये समझे किस लेवल पे हुआ। अभी एम्प्लॉय मैंने गैस की आपको बता दी। एक और बात हुई, उनका जो चलो आप फ्री में राशन चावल दे देंगे, जो 2 रुपए किलो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, लेकिन उसमें नमक चाहिए, तेल चाहिए। तेल की 750 ml की एक बोतल सरसों का तेल, जहां की मैंने बात की, वहां 200 रुपए में बिक रही है।
तो जो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वर्स्ट सफरर है वो महिला है। आपने कहा ना महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, जैसे रुद्रप्रयाग जिला है वहां पर जो महिला वोटर ज्यादा है, दोनों कर्णप्रयाग उसमें केदारनाथ में भी ज्यादा है, रुद्रप्रयाग में भी ज्यादा है। कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं कि जहां महिलाओं की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है। पहाड़ों में होता ही है, जैसे आपका पौड़ी में है, अल्मोड़ा में है, जहां ज्यादा एक्सोडस हो गया वहां पर, वहां वाली बात हो गई। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं से या युवाओं की जो बात कर रहे हैं जिनको नौकरी नहीं है, वो उनको केवल जय श्री राम बोल के तो काम चलेगा नहीं उनको ना। केवल उनको तो नहीं डर है, मुसलमान का डर है या मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डर है या ऐसे, उनको तो नहीं है। वो क्या करेंगे? तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जितना रेडिकलाइजेशन करेंगे, जितना धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे, मुझे नहीं लगता है ये 30 या 36 के आंकड़े तक तो नहीं जाएंगे ये आई एम श्योर। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज कांग्रेस, और निर्दलीय भी 2-3, एक निर्दलीय, एक यूकेडी और एक शायद आप 2-3-4 बीएसपी वाले भी एक आध सीट जीत रहे हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति है, और हो सकता है ये इनका रोल इंपॉर्टेंट हो, जो ये 2-3 बिखरे हुए लोग हैं जिनका। जी जोशी जी, मैं आपसे एक बड़ा मतलब रोमांचक सवाल करने वाला हूँ, हालांकि वो बिल्कुल दीगर है। उत्तराखंड में ब्राह्मण बनाम ठाकुर रहता है, लेकिन ये राजनीति उत्तराखंड की अब की बार किस वर्चस्व के हाथ में आएगी? ब्राह्मणों की पकड़ में रहेगी या ठाकुरों के पकड़ में रहेगी? देखिए, उत्तराखंड में कई डायनेमिक्स हैं। ब्राह्मण ठाकुर तो है ही है, एक तो वो है ही, हर समाज में, कुमाऊं में भी है, गढ़वाल में भी है। एक पहाड़ी वर्सेस देसी भी है। देसी का मतलब आप समझिए, तो देसी जो इंटरनेशनल इस्तेमाल होता है वो देसी नहीं, आप लोग हैं देसी, यानी जो मैदानी लोग हैं वो तुमको देश के लोग कहते हैं, और हम पहाड़ी हैं जो पहाड़ में रहते हैं। पहाड़ी वर्सेस देसी भी है, और तराई में भी अलग अलग है। तराई वाले जो है, आपको याद होगा कि तराई में बाकायदा उत्तराखंड आंदोलन चला था, तो तराई वालों ने एक अलग आंदोलन किया था कि हमें उत्तराखंड में शामिल नहीं होना है, क्योंकि हमारी जमीनें खा जाएंगे उत्तराखंड वाले। तो ये वर्चस्व की लड़ाइयां, ये दुरभिसंधियां, ये जो दरारें हैं समाज में, वो वहां बाकायदा मौजूद हैं। लेकिन इनको साधने की कोशिश कांग्रेस ने सबसे बेहतर तरीके से की थी। जब इधर भारतीय जनता पार्टी उभर के आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको बहुत, अब नेतृत्व को एक तरह से बैलेंस करके इसको साधने की कोशिश की है। हरीश रावत कांग्रेस के एक तरह से अब सर्वोच्च नेता है ही है, वो तो उनको मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वो राजपूतों को कुछ वो नहीं करना है, राजपूतों को वो जाहिर सी बात है उनके साथ ही आएंगे। प्रदीप टम्टा है, प्रदीप टम्टा पता नहीं इस बार वहां भाषण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, स्टार कैंपेनर हैं या नहीं है। प्रदीप टम्टा दलितों में उनकी काफी अच्छी पकड़ है, काफी अच्छी पैठ है, तो दलितों को उनका असर होगा अगर वो जा रहे होंगे, मैं तो घूमा नहीं हूं। तो ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर वाला जो मामला है, इसमें बहुत सारी चीजें ये तब सामने आती हैं जब दूसरी चीजें गौड़ होती हैं। इस वक्त मुद्दे जो है विकास का मुद्दा है, इस वक्त मुद्दा है कि मेडिकल फैसिलिटीज क्या मिलेंगी, क्या पहाड़ में हम लोग रुक पाएंगे, क्या सड़कें मिलेंगी, इस तरह के मुद्दे जब सामने आए हैं तो ये कुछ हद तक पीछे हट जाएंगे। हालांकि जब कैंडिडेट सामने आता है तो लोग पूछते हैं, अच्छा ब्राह्मण छू, ठाकुर छू, ब्राह्मण है या ठाकुर है ये सब सामने आएगा। लेकिन जो मेन डायनेमिक्स है, मेन डायनेमिक्स अभी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई थी और बिछाने की कोशिश की थी पोलराइजेशन वाली, वो वहां काम नहीं कर रही है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वहां नरेंद्र मोदी जैसे वक्ता को, प्रधानमंत्री को वापस बार बार विकास के मुद्दे पर आना पड़ रहा है। और फिर जब वो विकास का मुद्दा कहते हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विकास 5 साल तक क्या किया आप लोगों ने? अभी भी वो सपने दिखा रहे हैं। अभी भी जैसे मेरे पास नोट्स लिखे हुए हैं, उन्होंने कोटद्वार से कर्णप्रयाग की बागेश्वर की रेल लाइन की बात की। फिर उन्होंने कहा कि माताएं बहनें नल खोलेंगी घर में और पानी आने लगेगा फ्यूचर में। अभी क्या है? फिर उन्होंने कहा कि 8 लाख घरों में पानी पहुंचाया जा चुका है। ऐसा होगा और कांग्रेस आएगी तो सब में ब्रेक लग जाएगा। कांग्रेस का एक डर भी दिखाया कि अगर कांग्रेस आएगी तो इसमें ब्रेक लग जाएगा। तो ये देखिए, अब मतलब थोड़ा सा एक लास्ट सवाल मैं प्रिया से, उसके बाद कार्यक्रम खत्म करूंगा। राजेश भाई, व्हाट इज द फील ऑफ द प्लेस? फील ऑफ द प्लेस मुझे लगता है कि प्रिया मैं राजेश से पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। अच्छा जी राजेश भाई, फील ऑफ द प्लेस में ना, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग है,
हर हाँ। गढ़वाल का रीजन अलग है, कुमाऊं का रीजन अलग है। गढ़वाल में 41 सीटें हैं, कुमाऊं में 29 सीटें हैं। कुमाऊं हाँ। में वहां का जो मुख्यमंत्री कांग्रेस का है वो तो कुमाऊं का है, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है वो कुमाऊं का है। तो फील टोटल ओवरऑल उत्तराखंड का जो फील है वो असंतुष्ट लोगों का फील, अगर सिर्फ फील की बात करते हैं। वोटर जी। इस वक्त, बल्कि हल्द्वानी जैसी जगह में मैं अभी जनवरी में गया था, कुछ लोग ये भी कहने लगे थे इस बार आम आदमी को देखना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को देखना पड़ेगा। वो कितना वोट में ट्रांसलेट होता है मैं बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं, जय सिंह रावत ज्यादा वहां पे हैं, ज्यादा जानते हैं, लेकिन लोगों में एक बेचैनी तो है ही है कि ये नेतृत्व नहीं दे पाते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था वो जमीन का, जो बहिरागत एक तरह का सवाल हो गया था कि बाहर से ये प्रिया सहगल जैसे लोग से आके, दिल्ली से आके और बंगलुरु से आके जमीन खरीद ले रहे हैं, पहाड़ियों की जमीन चली जा रही है। आज कोई उसका नाम लेवा नहीं है। कांग्रेस ने उस सवाल को उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने सवाल को शुरुआत में उठाया, स्थानीय स्तर पर उठा। आज कोई बात नहीं कर रहा है क्योंकि सब स्टेक होल्डर्स हैं इस मुद्दे को, जमीन के मुद्दे को कोई हवा देना नहीं चाह रहा है। कांग्रेस भी इस पर बात नहीं कर रही है, जबकि वो बहुत एक तरह से टेंडर बॉक्स है वहां का। लोगों के पास से जमीनें जा रही हैं, रोजगार नहीं है, जमीन बेच बेच करके लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ये फ्यूचर में इस पर बात करनी पड़ेगी। जी प्रिया, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जी रावत साहब आप बताएं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भू कानून उन्होंने लिखा है, लेकिन सब कंफ्यूज है। अरे भू कानून तो कई होते हैं, सहकारिता वाला है, सीलिंग एक्ट वाला है, रेवेन्यू वाला है। जो भू कानून की बात है वो ZALR है जिसे हम कहते थे। तो सब हवा में बात हो रही है, लेकिन बीजेपी के कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये है, बीजेपी ने लोकायुक्त गायब कर दिया। पिछली बार बोला था हम 100 दिन में कर देंगे, वो भू कानून की बात नहीं करेंगे, वो लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। मतलब वहां फिर पोलराइजेशन करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, तो वो वाली स्थिति है। जी अब प्रिया, हम कंक्लूड करेंगे इस प्रोग्राम को। आपने सब हमारे जो मेहमानों की बात सुनी, आपका क्या फील निकला सब बात सुन के? ये मुझे एक्चुअली एक थ्योरी थी जो अब बिल्कुल सही निकल रही है जब सबकी बातों सुन के, कि इस बार ये जो हिंदू मुस्लिम का जो उन्होंने शुरू की, जो बीजेपी करती है हमेशा पोलराइज करने का, कम्युनलाइज करने का, ये इस चुनाव में उत्तराखंड में मुझे नहीं लग रहा हो रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी नहीं लग रहा है मुझे हो रहा है, क्योंकि ये कोरोना के बाद हो रहा है। इस समय नौकरी ये सब आधी रोटी खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे वाला अब माहौल नहीं रहा है, क्योंकि अब आधी रोटी खाने का जब आगे ये आधी रोटी नहीं बची है, पूरी रोटी खानी है, और पैसे मतलब ना किसी के पास रोटी के पैसे, ना नौकरी है, ना कुछ है। तो ये अर्थव्यवस्था की इश्यूज अब आगे आ गई हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री को भी इस तरह की बातों करनी पड़ी। बीजेपी के हर नेता आगे कहता है हमने ये किया, डेवलपमेंट वो किया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि पिछले लास्ट हफ्ते में ना अमित शाह दिख रहे हैं, ना इस तरह की इश्यूज आ रही हैं, मुद्दे आ रहे हैं। तो असली मुद्दे मेरे ख्याल आगे आ रहे हैं। ये शायद कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, आगे भी के इश्यूज अब थोड़ा सा पोलराइज की वजह से रियल मुद्दे पे इश्यूज आए, तो हम इसके एक पॉजिटिव नोट पे भी हम एंड कर सकते हैं इस पे। त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई आपका, और रावत साहब आपका भी, नेगी साहब आपका भी, और प्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड का चुनाव अंततः पेट पे और रोजगारी पे आ गया है। अब उत्तराखंड के लोगों को देखना है कि उनके पेट की आग कौन शांत करता है और नौकरी कौन देता है। उत्तराखंड कहते हैं कि स्विट्जरलैंड हो सकता था, लेकिन 21 साल के इतिहास में सारे राजनीतिज्ञों ने मिलकर के जो उत्तराखंड का हाल किया है वो किसी से छुपा नहीं है। यही हथियार है 5 साल बाद। आप ही तय कर सकते हैं कि उत्तराखंड का भविष्य क्या होना चाहिए। हम देखेंगे 14 फरवरी को आप सब लोग कितने विवेक से ये निर्णय लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। नमस्कार।